जनहित संदेश के आज के इस अंक में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी एक खास मेहमान, जिन्होंने अपनी एक पार्टी बना रखी है और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं। आपके हर सवालों का जवाब आज मैं इनके माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। और आप हैं राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी एजाज अहमद साहब। एजाज साहब, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये जो अभी कोरोना महामारी है, कोविड-19 वायरस है, इससे हम स्वयं को और अपने आसपास के माहौल को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले मैं एजाज अहमद, राष्ट्रीय प्रवक्ता जन विकास पार्टी की ओर से और तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण की ओर से प्रदेश की तमाम जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अभी जो महामारी चल रही है, जिसको पेंडेमिक करार कर दिया गया है, अब इससे ये अब खत्म होने वाला बहुत आसानी से नहीं है सर जी, और इतनी जल्दी भी ये जाने वाला नहीं है। अब आपको इसका बचाव स्वयं करना होगा। आपके पास 24 घंटे प्रशासन या सरकार आपको न बताएगी और न प्रशासन आपको डंडा लेकर आपको समझाएगी। आप एक स्वयं आपको एक जिम्मेदारी लेनी होगी और तभी आप उससे बच सकते हैं सर। और WHO का भी रिपोर्ट आ चुका है, एम्स के भी डॉक्टर का रिपोर्ट आ चुका है, स्थानीय बड़े बड़े डॉक्टरों का रिपोर्ट आ चुका है और इसकी विधि व्यवस्था बताई गई है और कुछ दवाइयां बताई गई हैं। एक तो सर कि अभी जो हमारा भारत है वो कोरोना के तीसरे स्टेज में चल रहा है और इसमें सबसे पहले प्रत्येक लोगों को चाहिए कि वो मास्क लगाकर रखें, हमेशा सैनिटाइजर और हैंड वॉश का प्रयोग करें और अपने दैनिक जीवन में कुछ चीजों का वो यूज करें, जैसे काढ़ा का इस्तेमाल करना, जैसे एक जिंक की गोली, चाहे वो विभिन्न नामों से वो जिंक की गोली, जिंकोनिया और भी बहुत सारी कंपनियां बनाई हैं। जी, एक जिंक का टैबलेट हो, दूध में हल्दी डाला हुआ हो, जिससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। और सर कम से कम 2 गिलास 3 गिलास दिन भर में गर्म पानी का सेवन निश्चित किया जाए, क्योंकि कोरोना का जो अटैक है वो सबसे पहले आपके इस थ्रोट में ही आता है। तो जब गर्म पानी हम लोग लेते हैं, उस गर्म पानी के माध्यम से वो हमारे पेट में आता है और पेट में जितने भी केमिकल्स, एंजाइम्स हैं सर, उससे कोरोना का अंत हो जाता है। तो आप दैनिक जीवन को सुधार कर, थोड़ा सा योग वगैरह का इस्तेमाल कर कर, खान पान के को सही कर कर, शाकाहार का ज्यादा प्रयोग कर कर, आप इनसे निश्चित इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा और आप निश्चित अपने आप को इससे बच सकते हैं, क्योंकि इन दिनों से जीतेगा वही जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। जी, ये बिल्कुल बात है कि चिकित्सीय जो परामर्श है वो भी यही कह रही है कि जिन व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा तेज है जी, वो ज्यादा ही इससे सुरक्षित है और प्रायः ऐसा भी देखा जा रहा है। एक बात सर और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में जो भारत में परिस्थिति है कि दिनानुदिन कोरोना मरीजों की जनसंख्या एकाएक लंबी छलांग लगा रहा है। 10 से हमें 11,000 हो गए, 11 से 12,000 हो गए और आज लगभग अभी तक का स्थिति ये है कि हम 13,000 का आंकड़ा छूने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि जितने मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। स्वाभाविक है सर। और चूंकि सर अगर हम विदेश से अपने देश की तुलना करें तो विदेशों में सर जंक फूड का प्रचलन बहुत ज्यादा है। आज के दिनों में भी हमारे यहाँ, हमारे देश के लोग जंक फूड को उतनी प्रधानता नहीं देते हैं। ये और बात है सर कि न्यू जनरेशन थोड़ा उस चीजों पर जाते जरूर हैं, लग्जरियस लाइफ की तरफ जाते जरूर हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है। इससे तो ये प्रतीत होता है सर, ये सत्य है, आपने बिल्कुल सही कहा सर। अभी तक जो सही मरीज को ठीक होने का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, जो ये सकारात्मक पहलू है सर। सर एक बात और है कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज्यादा मजबूत है।
क्या मतलब ये, जबकि खान पान तो हमारे यहाँ जो WHO का सर्वेक्षण है उस हिसाब से खान पान के मामले में हम लोग थोड़ा ग्राफ नीचे हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज है। क्या ये भौगोलिक दृष्टि का प्रभाव है, या फिर वंशानुगत है, या फिर प्राकृतिक ऐसा है? नहीं सर, ये वंशानुगत तो कहा ही जाएगा, और प्रकृति की जहां तक बात है सर के अभी जैसा हमने आपको कहा भी सर कि हमारे यहाँ के लोग अभी भी इन दिनों साग सब्जी का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, और वंशानुगत तो है ही सर। हमारे आज इसको देखा जाए सर कि हमारे बाप दादा की जो उम्र हुआ करती थी सर, वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, 80 90, और बहुत मैंने देखा है 100 से भी पार हुआ करता था सर। तो स्वाभाविक है सर कि आप जिस तरह का आप लाइफ स्टाइल जो अभी आप रखेंगे अपना, तो उसी हिसाब से आपकी आयु पर भी उसका असर पड़ता है। जो आप जीवन शैली आप जैसा गुजारेंगे सर इन दिनों तो भारत को तो सर योग गुरुओं का देश कहा गया है, और हमारे देश से ही बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों में इस चीज को सीखकर अब योग पर लोग ध्यान दे रहे हैं। तो आज भी सर योग हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है, और लोग योग करते हैं, और इन दिनों कुछ ज्यादा ही योग का प्रचलन हुआ है। तो स्वाभाविक है सर, एक वंशानुगत तो एक है ही है जो हमारे बाप दादा से मुझे मिला है, प्लस इन दिनों योग को लेते हुए और प्राकृतिक चीजों के साथ एक समान ये बनाते हुए सामंजस्य विकास करते हुए हम चल रहे हैं। स्वाभाविक है कि हमारी जो क्षमता है वो औरों से बेहतर होगी सर। जी अब हम आते हैं और रुक करते हैं आपके पार्टी की तरफ। जी जी जी। भारतवर्ष में बहुत सारे पार्टी हैं, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर के हो या राष्ट्रीय स्तर। जी जी बिल्कुल। लेकिन इतने पार्टी के रहने के बावजूद भी आप लोगों ने अपनी नई पार्टी की गठन की, इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या कारण थी? सर ऐसा है कि ये सत्य है कि इन दिनों क्षेत्रीय स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, राजनीतिक पार्टियों की कमियां नहीं है। जहां चुनावी सरगर्मी शुरू होती है, इसी तरह पार्टी बनती है और फिर पार्टी बंद भी होती है। लेकिन सर हमारी पार्टी का एक ये सोच है, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार दास जी पेशे से तो वकील हैं, लेकिन जो उनका सोच है सर, हमारी जब उनसे मुलाकात हुई, अक्सर हमारी बात होती रहती है उनसे विभिन्न मुद्दों पर, लेकिन उनकी जो सोच थी, तो उस सोच से मैं बड़ा प्रेरित हुआ सर कि अभी तक बहुत सारी पार्टियों को सर मैंने देखा, कुछ पार्टियां जुमलेबाजी पर चल रही हैं, कुछ पार्टियां हवाई किला बनाकर चल रही हैं,
कुछ पार्टियां भ्रमित कर कर लोगों को सुनहरे सपने दिखाने का काम करती है। ऐसा हमारी पार्टी का कहीं कोई उद्देश्य नहीं है सर, कहीं कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में बहुत जो जमीनी बिंदु है सर, मुख्य बिंदु जो है, जो बेसिक नीड है, लोगों की जरूरत है, हम लोगों ने सोचा उस चीज को पूरा किया जाए। ऐसा हम लोगों का ये नहीं है कि हम ये कर देंगे, लोगों को हम चांद पे ले जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है सर। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि मुख्य 4-5 बिंदुओं पर विशेष जोर दिया जाए। एक तो ये कि शिक्षा व्यवस्था हमारी जो बहुत चरमराई हुई है सर, एकदम बिल्कुल ठीक, बहुत चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था है। और कभी अक्सर सर मीडिया के माध्यम से सोशल बहुत सारी चीजों से ये देखने को मिलता है कि शिक्षा का स्तर क्या है। बहुत सारे स्कूलों में सर कोई प्रधान अध्यापिका है, कोई शिक्षक है, कोई शिक्षिका है, लेकिन उनको प्रिंसिपल का स्पेलिंग नहीं आता। इनफैक्ट जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता सर। वो हमारे बच्चों को क्या शिक्षित करेंगे? वो तो हमारा समाज और बच्चे जो हमारा फ्यूचर है, जो वो तो और गर्त की ओर जा रहे हैं सर। तो शिक्षा व्यवस्था एक हमारा बहुत सुदृढ़ हो और अच्छा हो। दूसरा सर हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था। हम अगर शारीरिक मानसिक रूप से अगर स्वस्थ होंगे तभी हम किसी चीज को अच्छी तरह से कर सकते हैं सर। तो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी बड़ी चरमराई हुई है। अगर कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री किसी हॉस्पिटल का दौरा करते हैं, किसी नर्सिंग होम का दौरा करते हैं, तुरंत में आप देखेंगे सर एकदम पेरिस जैसा वो हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को बना दिया जाता है। उनके जाते ही फिर वही बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, पेशेंट मर रहे हैं, हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ है। मतलब सरकार की जो सुविधाएं हैं वो कुछ विशेष लोगों तक सीमित रह जाती है। 100% जो खास लोग हैं, रसूख वाले जो लोग हैं, उन तक ये सुविधाएं एकदम रिजर्व है। बाकी आम लोग मजबूरीवश अपने आप को मरने को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास चारा नहीं है इन दिनों प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने का। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल हर लोगों के बस की बात नहीं है सर। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, नो डाउट। तो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत चरमराई हुई है। तीसरी सर कि आखिर वजह क्या है कि हमारे यहाँ के लोग ही पूरे भारत ही नहीं विश्व में जाते हैं। वो विश्व में जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक से एक IAS IPS बनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ही लोगों को क्यों शिकार बनना पड़ता है? हमारे ही प्रदेश के लोग क्यों मतलब कि दूसरों का ये इतना सुनते हैं और इनके साथ इतना बुरा व्यवहार होता है? यानी रोजगार के लिए पलायन। तो रोजगार के लिए पलायन हो गया सर। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा रोजगार की व्यवस्था हो, छोटे मोटे पहले कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, इस तरह ऐसा कुछ किया जाए जो हमारे भाई बंधु को, बहनों को, माताओं को कमाने के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े सर। यानी अपने ही प्रदेश में, अपने ही प्रदेश में। चूंकि मैं मेहनत करता हूं बाहर जाकर और हमारे द्वारा किए गए मेहनत से लोग कमाते हैं, मैं वहीं का वहीं पे रहता हूं। तो जब मुझ में वो क्षमता है कि मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूं, जब मुझ में वो क्षमता है कि मैं एक IAS और IPS में मैं बन सकता हूं, बना सकता हूं, तो मैं अपने प्रदेश में स्वयं रोजगार का कोई ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं करूं? हमारे यहाँ रोजगार की कमी तो है नहीं सर, संसाधनों से भरा है बिहार। फर्क कितना है सर? बहुत सारी मशीन फैक्ट्रियां बंद है, चीनी मिल बंद है, अशोक पेपर मिल बंद है, बहुत सारी फैक्ट्री, जूट मिल बंद है, बहुत सारी चीजें बंद है। अगर उसको खोला जाए सर, मोहल्ले वाइज, वार्ड वाइज कुछ छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाया जाए, ताकि लोगों को जब ये पता लग जाए कि हमारा जीवन अब चल सकता है, अब हम स्वयं रोजगार कर सकते हैं, तो क्यों लोग बाहर जाएंगे सर? और सरकार इस पर सिर्फ एक लुभावना, एक दृश्य दिखाकर, वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें कहकर, बस उनका यही हाल। आप तो देख चुके हैं सर, कितने मजदूर रास्ते में आकर मर गए। जिस शख्स ने सर एक बोतल पानी नहीं कोरोना पीरियड में बांटा होगा, आज 75,000 LED और लाखों करोड़ रुपया खर्च किया। व्हाट इज दिस? क्या है ये सर? मेरा पैसा और मैं ही इस देश में मतलब कि इस तरह भूखे मरूंगा? तो सर जुमलेबाजी से काम नहीं चलता सर। चौथा पॉइंट आपका क्या है? सुरक्षा व्यवस्था सर। चलिए ये भी बहुत अच्छी तो सुरक्षा सर बहुत जरूरी है सर। आज क्या कारण है सर कि थोड़ा हमारी जो ऐसे माँ बहनें या कोई भी ऐसे जो देर रात तक वो कहीं ऑफिस से आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते।
अभी तो वैसे देखा जाए सर तो इंडिया में बिहार अभी नो डाउट सुरक्षित इन मामलों में है, क्योंकि जो दिल्ली का रेशियो देखते हैं सर, जो मुंबई का रेशियो देखते हैं, जो बहनों और माताओं के साथ जो होता है वो तो आप सबों किसी से छुपा हुआ नहीं है सर। लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था भी देखते हैं बहुत सरचर में, जो बहुत सारे नियम और कानून सिर्फ गरीबों के लिए हैं सर। रसूख वाले लोग बड़े बड़े काम कर देते हैं, वो निकल जाते हैं, लेकिन गरीब अगर थोड़ा सा कुछ कर दे सर तो उसके लिए सारे कानून, सारे लॉ, सारी बड़ी बड़ी मतलब कानूनी डिग्रियां उन पर आधारित हो जाती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान सिर्फ बड़े लोगों की रखेल बनकर रह गई है। अगर इसको सर अच्छे शब्दों में अगर ये कहा जाए, एजुकेशनल वर्ड्स में इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। एक बात मैं और बता चाहूंगा जय साहब कि शब्द कोई बुरे नहीं होते हैं, लोगों के सोच। जी 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 जी, यकीन बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो वही बात है सर कि वो कत्ल भी करे तो उनका चर्चा नहीं होता, और मैं आ भी भरता हूं तो सारी जगह चर्चा हो जाता है सर। जी देखिए, अब ऐसा है कि आपने कहा कि सरकार जुमलेबाजी से नहीं चलती है। बिल्कुल सर, ये फैक्ट बात है कि सिर्फ अगर भाषण देने से देश चलता तो फिर राशन की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। लेकिन आगे विधानसभा का चुनाव है। जी जी जी, और आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, स्वाभाविक। आगे आपका क्या रणनीति है? सर काम तो बहुत है सर अभी मुझे करना, मुझे नहीं मेरी पार्टी को अभी बहुत काम करना है। तो अभी तो सबसे पहले जमीनी स्तर से जुड़कर मुझे एक संगठन तैयार करना है सर, चाहे वो मोहल्ले वाइज हो, वार्ड वाइज हो, प्रखंड, इस तरह धीरे धीरे सबसे पहले मुझे उन सारे लोगों तक, आम जन तक, गरीब गुरबा दबे कुचले जो भी लोग हैं उन सारे लोगों तक मुझे पहुंचना है सर। अब माध्यम इतना आसान तो नहीं है सर, अभी कोरोना का माहौल भी है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल भी है इन दिनों सारे लोगों का, चुनावी माहौल भी है सर। तो मुझे पहुंचना है जन तक, और पहुंचकर मुझे उनको विश्वास दिलाना है कि मैं जुमलेबाजी लेकर नहीं आया हूं, मैं हवा में ताजमहल बनाने नहीं आया हूं, और न ही मैं आपको यह बताने आया हूं कि मैं आपको रातों रात अमीर बना दूंगा, मैं आपको नौकरी दे दूंगा, नाला बना दूंगा, घर बना दूंगा, ये सब मैं कुछ नहीं करने आया हूं। मैं विश्वास दिलाने आया हूं कि राष्ट्रीय जन विकास पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बुनियादी मुद्दों के लिए आपके पास आई है, जो आपका बेसिक नीड पूरा करना चाहती है। सर पहले पेट भरेगा, उसके बाद ही हम आगे कुछ सोच पाएंगे। तो हम काम बहुत है सर, बहुत बड़ा काम है और बहुत कठिन काम है। अभी हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लोग पांव खींचेंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जिनको जो लोग पहले से बैठे हुए हैं उनको ये बुरा लगेगा कि भाई ऐसी क्या बात है कि इतनी जल्दी ये लोग इतने दूरी तक पहुंच चुके। और एक बात मैं और बता दूं सर, अभी हम लोगों का जो ये प्रचार प्रसार हो रहा है, इतने कम वक्तों में बहुत अच्छी खासी सदस्यता ग्रहण भी हो चुकी, और लोग बहुत उम्मीद से हम लोगों की तरफ देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ ऐसा एक विकल्प खुला है सर। अब जैसे मान लीजिए कि मधुबनी में इतने फोन आ रहे हैं, एक तो ये सर मुझे सदस्यता ग्रहण कराया जाए और मेरे क्षेत्र में आया जाए, कुशेश्वर स्थान हो सर, मुजफ्फरपुर हो, बहुत जिलों से, और इनफैक्ट के अपना बहुत हैक्टिक शेड्यूल होते हुए भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री अमरनाथ महतो जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री इम्तियाज जी, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री कृष्ण दास जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री गौरव जी, ये सारे लोग अपने कीमती वक्त में से निकालकर, इनफैक्ट कि मुझे भी सर इन दिनों चूंकि लॉकडाउन के कारण थोड़ा समय मिल जाता है, तो मुझे भी सर निकलना पड़ता है, और हम लोग निकलते हैं लोगों तक, जहां जहां बुलाते मैं जाता हूं, अपने एजेंडा को रखता हूं, अपनी बातों को रखता हूं, और लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। सर अगर आप सच बोलेंगे, आपके आंख से नजर आएगी कि आप सच बोल रहे हैं। अगर आपके आंख में सच्चाई होगी तो आप अगर झूठ बोलेंगे, आपका जो ये पोस्चर है वो बता देगा कि आप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो क्या आपकी पार्टी, ये जो बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं 2020 में, आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? सर लड़ ही नहीं रही है सर, पूरे दम खम के साथ, और 200 से मुझे नहीं लगता है कि कम से कम 200 प्रत्याशी को हम लोग उतारेंगे।
यानी पूरे बिहार में पूरे इस बार के चुनाव में आ रहे हैं एकदम। सर देखिए, गीता का सार है सर, कर्मण्येवाय अधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म, मुझे कर्म करना है सर, फल की चिंता की अब मैं इनको खड़ा करूंगा, पता नहीं ये क्या कर, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे सीट मिले ना मिले, बट मैं ये संकल्पित हूं, दृढ़ होकर मैं उन लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि भाई कोई बात नहीं, चींटी सर चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन चढ़ती है सर अंत में वो। तो आज नहीं मुझे कामयाबी मिली, बट ए टाइम विल कम। और सर एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम नहीं बना था। आज मेरी पार्टी बनी, ये तो नवजात शिशु है सर। हाँ, इस शिशु को सींचने वाले लोग कैसे हैं, ये बहुत मायने रखता है। हाँ, ये यहाँ ऐसा हम ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वी शैल मेक इट, हम कामयाब। हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी हमको मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत में ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मजबूत इरादे होने चाहिए सर। और मैं कामयाबी पाऊंगा, चाहे मुझे इस इलेक्शन में मिले, चाहे आने वाले 2024 में मिले, जब भी मिले। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा सर, तो अभी तो बोलने से, चूंकि अभी ज्यादा बोलने का मतलब है फिर जुमलेबाजी हो जाएगी सर। तो जब भी मौका मिले सर, हम लोग, हमारी पार्टी ये जरूर दिखाएगी कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, बिहार को हम क्या बनाना चाहते हैं सर। चूंकि बिहार में ना प्रतिभाओं की कमी है, यही वो मिथिला है सर जो देवी देवताओं का ही ये नगरी कहलाता है सर। और इसके बारे में तो कहा जाता है सर कि जत्ता के पाहुन राम जी लक्ष्मण उत हमर मिथिला छै, पान मखान दही चूड़ा से सब खूब कमाल छै सर। इसी मिथिला की धरती में विद्यापति के यहाँ भगवान शंकर उगना बनकर आए, भगवान राम यहाँ सर यहाँ के दामाद बनकर आए, ऋषि मुनियों से भरी पड़ी ये भूमि है। और तब मुझे लोगों का सुनना पड़ता है, क्यों? हमें प्रतिभाओं की कमी है सर, कोई कमी नहीं है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बस एक सही दिशा मिलना चाहिए सर, एक रास्ता दिखाने वाले होने चाहिए सर, और एक मजबूत इरादा होना चाहिए सर। जरूर आप लोगों का सहयोग रहा, आप मीडिया कर्मियों का सहयोग रहा, हमारी पार्टी का सहयोग रहा, आम जितने भी जन जन तक उन लोगों का सहयोग रहा, प्रदेश ही नहीं देश के लोगों का सहयोग रहा। निश्चित सर हम जीतेंगे सर, निश्चित जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे सर। जीत तो आप गए हैं जाट जी। जी जी, जीत वही नहीं होता है कि जहां हम चुनाव के मैदान हो या किसी लड़ाई का मैदान हो वहां जीत ले तब जीत ले। जीत तो आपकी वही झलक रही है, आपकी विश्वास जो आपके बातों में है, वो बातों की विश्वास ही कह रही है कि अगला लक्ष्य आप अपना प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय जन विकास पार्टी की ओर से प्रदेश की तमाम जनता से विनम्र आग्रह करता हूं कि एक बार अवश्य पार्टी का मैनिफेस्टो, उनके एजेंडा को देखें और उनकी सदस्यता निश्चित ग्रहण करें। सदस्यता ग्रहण करने के लिए आप इस मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8538937326। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनहित एक्सप्रेस न्यूज को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार। नोवल कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के बोलने, खांसने और छींकने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आइए जानते हैं वो उपाय जिनसे हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोकर साफ रखें। अपनी आंखों, मुंह और नाक को छूने से बचें। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को रुमाल या अपनी बाहों से ढक लें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार या खांसी हो तो घर पर ही रहें। बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो मेडिकल सहायता लें, लेकिन पहले फोन करके उनसे बात करें। अफवाहों से बचें, जागरूक बने, स्वस्थ रहें।